हेलो बच्चों, कई दिनों से हम लोग कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। ठीक है, बट हम लोग आज लेकर आए हैं आपका क्लास 11th की जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर बच्चों, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों। जब हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको क्लियर नहीं होती हैं कि बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं तो किस किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें रेशियो वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिल के, ठीक है, जो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन को स्टडी करके, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे कंबाइंड होते हैं, ठीक है, किस तरह कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, इसका डिटेल स्टडी करके, ठीक है, कुछ नियम प्रतिपादित किए गए, कुछ लॉज प्रपोज किए गए। ठीक है, उन्हीं को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। जिनमें जो प्रमुख लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बच्चों, उनमें पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और लास्ट है आपका बच्चों गैलो-साक का नियम। ठीक है, ठीक, ये बच्चों जो तीनों आपका ऊपर का जो फोर्थ लॉ, चारों लॉ हैं बच्चों, ठीक है, वो आपके मास रिलेटेड होते हैं, मास से उनका संबंध होता है। और ये जो आपका लॉ होता है बच्चों, इसका संबंध होता है वॉल्यूम से। बच्चों ये जो लॉ होते हैं ये किससे रिलेट करते हैं बच्चों, दीज आर रिलेटेड विथ मास, ये मास रिलेट करते हैं बच्चों, और ये रिलेट करता है बच्चों आपका वॉल्यूम से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग पहला पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्लियर बच्चों, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि हमने तो केवल इसमें केमिकल प्रोसेस डिनोट किया बच्चों। ये लॉ ये कहता है बच्चों कि किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान, ठीक है, अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो रिएक्टेंट का जो मास होता है बच्चों, ठीक है, रिएक्शन के दौरान जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनके द्रव्यमान के क्या होता है बच्चों, योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं बच्चों कि मास ऑफ reactant is equal to mass of product। क्लियर बच्चों, ये बेसिक जो लॉ है ये कहता है कि कोई केमिकल चेंजेस हो रहा हो या कोई फिजिकल चेंज है, ठीक है, आप केमिकल चेंज भी ले सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, तो उस चेंज के दौरान जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास से क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। मतलब मास जो होता है प्रोसेस के दौरान कंजर्व रहता है। क्लियर बच्चों, अब देखिए बात यह आती है कि कैसे इसको हम लोग जानते हैं, कैसे समझते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले बता दूं मैं आपको कि जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है इसको दिया था लेवोजियर ने इसको प्रपोज किया था, दैट वाज प्रपोज्ड बाय लेवाजिए। ठीक है ना, बट उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। क्लियर बच्चों, तो इसको प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और इसको दिया था लैंडलॉट ने बच्चों, लैंडॉल्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था बच्चों। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई हम लोग केमिकल प्रोसेस कराते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, उसके दौरान जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चों, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl से। ठीक है बच्चों, तब पता है कि ये बेस है, ये एसिड है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो इस प्रोसेस से बन जाता है साल्ट NaCl और बनता है बच्चों आपका वाटर। कुछ हीट भी बच्चों रिलीज होती है इसमें, विच इज़ कॉल्ड एज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है बच्चों,
तो देखिए बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग, तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, ठीक, तो दैट विल बी द मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ HCl। क्लियर बच्चों। तो मास ऑफ NaOH को कैसे निकालेंगे, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 प्लस आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1, ठीक, प्लस मास ऑफ HCl तो 1 प्लस 35.5। क्लियर है बच्चों। तो इधर देखिए, अब इसमें क्या, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, ऐड कर 40, और ये हो जाएगा आपका 36.5, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5, और ये आपका 6, ठीक, और 7, 76.5। ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए NaCl का मास प्लस H2O का मास, तो NaCl 23 प्लस 35.5, ठीक है, अब प्लस H2O, तो H2O का होता है 18। क्लियर है बच्चों। तो हो जाएगा 58.5 प्लस 18, ठीक है, ये भी आएगा 76.5 बच्चों। क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो कि जो मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका है बच्चों, प्रोडक्ट का है, ठीक है। यानी जब ये केमिकल रिएक्शन पूरा हुआ तो इस केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान कोई भी मास का लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर बच्चों। मास कंजर्व है, मास जो है उसमें चेंजेस कोई होने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों। दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्लियर बच्चों। आपको ऐसे भी समझ सकते हो, मान ली एक बीकर में हमने लिया, ठीक है, और एक बीकर में हमने लिया बच्चों NaOH, ठीक है बच्चों, और दूसरा बच्चों हमने लिया बीकर, उसमें लिया हमने HCl का एक्वा सोल्यूशन, दोनों के एक्वा सोल्यूशन ले लिए, और दोनों को क्या किया बच्चों, हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दिया बच्चों, ठीक है। तो यानी इन दोनों का जो इंडिविजुअल मास होगा, मान लीजिए पहले मास M1 है, इसका मास M2 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और जब दोनों को मिक्स कर दिए तो मान लीजिए ये हो गया M3, और M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, M1 प्लस M2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो उस प्रोसेस का रिएक्टेंट का जो मास होता है प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। क्लियर बच्चों। अब इसमें कुछ आपको जानना चाहिए जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये ऑलवेज सही नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन पे तो सही बैठता है, केमिकल रिएक्शंस के लिए ये जो फैक्ट है बच्चों सही है, ठीक है। बट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे ये आपका बच्चों एग्जैक्टली सही से अप्लाइड नहीं होता। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में बच्चों बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए बच्चों आप कहते हो कि मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइंस्टीन जो इक्वेशन होता है E=mc², उससे हम लोग मास और एनर्जी का संबंध दिखाते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। लेकिन ये इक्वेशन भी ऐसे इक्वेशंस पे अप्लाई नहीं होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये होती है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों बहुत ही अधिक अमाउंट में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है बच्चों वो रिलीज़ होती है। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे रिएक्शंस पे ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन जो है बच्चों वहाँ पे अप्लाइड नहीं होता है। क्लियर बच्चों, याद रखना न्यूक्लियर रिएक्शंस पे ये लॉ। आप सोच रहे हो सर न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस बच्चों ऐसे रिएक्शंस, जैसे मान लीजिए ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1H1 है, ठीक है, 1H2 है, ये आपस में कंबाइंड हो गए और ये बन गया आपका 2H3, और इस प्रोसेस में बहुत ही अधिक अमाउंट में बच्चों एनर्जी क्रिएट होती है। क्लियर बच्चों। तो ऐसे इक्वेशंस पे, ऐसे रिएक्शंस पे, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों, अगला जो हम लोग का लॉ है विच इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्लियर बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर बच्चों ये लॉ ये कहता है, ठीक है, कि कोई
कोई भी केमिकल जो कंपाउंड होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, चाहे उसको किसी भी प्रोसेस से आप प्राप्त कर लीजिए, किसी प्रोसेस से प्राप्त कर लीजिए, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका जो वेट रेशियो होता है वो ऑलवेज 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 कांस्टेंट होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? लेकिन साथ ही साथ ये उसमें कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है, कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये लॉ बच्चों किसने प्रपोज किया था? दैट लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द जे.एल. प्राउस्ट इन 1799, ठीक है, और इसको प्रूव किया था स्टास ने बच्चों, ठीक है। और फिर मैं रिपीट कर बच्चों, ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड को आप चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका जो मास रेशियो होता है, मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स और ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। जैसे आप ये समझ लो बच्चों कि जैसे हम लोग ये जानते हैं, जैसे पानी है, ठीक है ना, वाटर H2O, वाटर H2O। अब इस H2O को हम लोग किसी भी सोर्स से प्राप्त करें बच्चों, चाहे हम लोग इसको प्राप्त करें नदी से, चाहे इसको हम लोग नाले से प्राप्त करें, ठीक है बच्चों, चाहे झरने से प्राप्त करें, समझ रहे हो, चाहे तालाब से प्राप्त करें, समझ रहे हो ना। अगर वो वाटर है तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो होगा बच्चों, ठीक है, जो वेट रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। और वो कितना होगा बच्चों? 1:8। कितना होगा बच्चों? 1:8। आप ऐसे देख लो H2O, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 है, एक होता है, एक वेट होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 2:16। सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? 1:8। क्लियर बच्चों? तो ये लॉ ये कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड को चाहे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, ठीक है, जो मास रेशियो होता है बच्चों वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है बच्चों? ये इस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको इसी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को किसी भी स्रोत से प्राप्त करोगे, जो उनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका जो मास रेशियो होगा वो बच्चों क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्लियर है बच्चों? अब इस लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं बच्चों? इस लॉ की लिमिटेशन ये बच्चों कि अगर हम लोग क्या करें कि अगर आइसोटोप्स लेते हैं, फॉर आइसोटोप्स, ठीक है, दैट लॉज डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स केस के लिए, तो आइसोटोप्स केस में ये बच्चों ये लॉ फॉलो नहीं होता है। क्यों बच्चों? जैसे मान लीजिए हमने कहा H2O, तो अगर H2O जानते हो कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर है बच्चों, तो हाइड्रोजन हम लोग जनरली कहते हैं कि 1H1, ठीक है बच्चों, जो प्रोटीन जो सबसे अधिक कंटेंट होता है, सबसे अधिक ऑकर कहा जाता है नेचर में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बच्चों अगर इसकी जगह पे हम लोग 1H2 यूज़ कर दे बच्चों, ठीक है, ड्यूटेरियम हम यूज़ कर लेते हैं, ड्यूटेरियम, ठीक है बच्चों, तो इस केस में जो वेट रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉ होता है वो केवल ऐसे कंपाउंड्स पे अप्लाइड होता है, ठीक है, मतलब जिसका जो मतलब वो कह सकते हो कि जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके आइसोटोपिक फॉर्म पे अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए हम कहें कि हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है हाइड्रोजन के, वो 1H1 होता है, 1H2 होता है, ठीक है, तो 1H3 है। तो अगर ये डिफरेंट होते जाएंगे बच्चों तो क्या होगा? मास चेंज होता रहेगा। क्लियर है ना? तो उस केस में ये लॉ बच्चों आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। जैसे बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कई मेथड से बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसमें देखिए क्या उसमें जो वेट रेशियो है कार्बन ऑक्सीजन का, वो क्या वो चेंज हो रहा है? जैसे देखिए अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो हम लोग ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन
कैल्शियम कार्बोनेट ले ले बच्चों, और कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हम लोग हीट कर दें तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसमें जो मास रेशियो है या वेट रेशियो है, वो मास रेशियो क्या है बच्चों, वो है आपका 12:32। क्लियर है ना, समझ में आया। ऐसे ही मान लीजिए हम लोग कार्बन को जला कर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें देखिए इसमें भी मास रेशियो क्या मिलेगा 12:32। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 8, 3:8, ये भी क्या हो जाएगा 3:8। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डाल दें हम लोग, तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस। तो इसमें जो CO2 बन रहा है इसमें भी देखिए 12:32, ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करोगे इसको क्या मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा 3:8। यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्राप्त करते हैं बच्चों, मैंने कहा था ना किसी भी सोर्स या किसी भी मेथड से प्राप्त करते हो, द मास रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रपोज किया था इसको डाल्टन ने, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है बच्चों, ठीक है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आगे पढ़ने के लिए, स्पेशली पी ब्लॉक में क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है, मैं बताता हूँ किसको। बाकी जो 2 लॉ आते हैं बच्चों उससे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है इससे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, ठीक है। तो ये लॉ ये कहता है बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं, ठीक है, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर अगर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है, ठीक है, उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, सरल गुणित अनुपात होता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो होता है। क्लियर बच्चों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये लॉ ये कहता है कि जब 2 तत्व, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ बच्चों आपको, कि जैसे 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों, जब 2 तत्व आपस में कंबाइंड होकर के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड फॉर्म करें, ठीक है, और एक एलिमेंट का जो कांस्टेंट मास हो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से जब कंबाइंड होता है, ठीक है, तो जिस तत्व के डिफरेंट मास से ये कंबाइंड होता है बच्चों, उनमें एक सिंपल रेशियो देखने को मिलता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो देखने को मिलता है। जैसे मैं बताऊं आपको बच्चों, जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो एक बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, वेल नोन कंपाउंड है बच्चों, ठीक है, और एक बनता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग जानते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इस दोनों केसेस में देखिए तो कार्बन का एक निश्चित मास जो है, ठीक है, मतलब 12 ग्राम कार्बन इसमें भी और 12 ग्राम कार्बन इसमें भी, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अर्थात 16 ग्राम से कंबाइंड है, और यहाँ पे देखिए तो 2 ऑक्सीजन दैट मीन्स 32 ग्राम से कंबाइंड है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट मास है, इसके डिफरेंट मास से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, तो इनके मासेज में जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो है, क्यों नहीं है, 16:32, दैट इज द 1:2, यही ये लॉ है बच्चों, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ बच्चों इसको, थोड़ा सा देखो बच्चों, किसी भी लॉ को आप मेमोराइज करके आप नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है, उसको एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, इस वजह से एग्जाम्पल के थ्रू उन लॉ को समझने का प्रयास करिएगा, तभी वो आपको समझ में आएगा। क्लियर बच्चों, लॉ क्या कहता है कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, जब आपस में कंबाइंड होकर के 2 और मोर देन 2 कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो जिनमें से एक एलिमेंट का जो कांस्टेंट मास होता है जो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइंड होता है, ठीक है, तो वो जिन तत्वों के डिफरेंट मास से कंबाइंड होता है उनमें जो रेशियो होता है वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होता है। क्या होता है बच्चों, दैट इज अ सिंपल मल्टीपल रेशियो। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। नाइट्रोजन, बच्चों जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो इनके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, बच्चों बता रहा हूँ आपको, एक बनता है बच्चों आपका
H2O, क्लियर बच्चों, विच इज़ कॉल्ड एज द नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, इसी को बच्चों आप लोग कहते हो लाफिंग गैस भी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लाफिंग गैस, क्लियर बच्चों। और नाइट्रोजन जब कंबाइंड होता है दो ऑक्सीजन से बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, या कुछ इसको हम लोग ये भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, समझ रहे हो, या सिंपली कह सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर बच्चों, ये भी इसका नाम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा N2O3 विच इज़ कॉल्ड एज द नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, क्लियर बच्चों। N2O4 दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये सही बच्चों वेल नोन कंपाउंड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, क्लियर बच्चों। अगला N2O5 which is called as the नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्लियर बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब दो एलिमेंट, ठीक है, आपस में कंबाइंड होके दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्लियर बच्चों, तो एक तत्व का जो कांस्टेंट मास है, एक तत्व का जो डेफिनेट मास है, जब दूसरे तत्व के डिफरेंट मास से कंबाइंड होता है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन सब में N2 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 सब में नाइट्रोजन जो है बच्चों वो क्या है बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो N2 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 के फॉर्म में है, क्लियर है ना। ये नाइट्रोजन के सभी जगह देखा जाए बच्चों तो नाइट्रोजन का 28 ग्राम जो है, ठीक है, 28 ग्राम कह लो, 28 पार्ट कह लो, ठीक है ना, वो कंबाइंड हो रहा है यहाँ ऑक्सीजन से, यानी हमें यहाँ पर रेशियो लिखता हूँ बच्चों, तो मास रेशियो क्या हो जाएगा, मास रेशियो पहले वाले कंपाउंड में बच्चों है 28 इंटू 16 का, दूसरे कंपाउंड में बच्चों 28 इंटू 32 का, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 48 का, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बच्चों 28 इंटू 16 64 का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 28 और यहाँ बच्चों जो रेशियो है दैट इज, समझ में आ रहा है आपको, तो आप देखिए सब में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, और इनके डिफरेंट अमाउंट से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इनमें बच्चों जो रेशियो देखिए, वो सिंपल रेशियो क्या मिल रहा है बच्चों हम लोग को, तो सिंपल रेशियो, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन तो कांस्टेंट है, ठीक है, वेट किससे चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन के ना, तो यानी 1:2 3:4 5, क्लियर है, समझ बच्चों, समझ आती, ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। और भी बहुत बच्चों एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है बच्चों, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, 5 ऑक्साइड नाइट्रोजन फॉर्म करता है अगर ये N2O N2O2, तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से बनते हैं, किससे बनते हैं बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से बनते हैं, क्लियर है। किसी ने पूछ दिया कि हाइड्रोजन H2O और H2O2, ठीक है, ये किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, तो कहोगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्लियर बच्चों। सो मैं आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, PCl3 पूछ दे, PCl3 और PCl5 किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बने होते हैं, सिंपली आपका जवाब आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने कह दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, तो कहोगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, क्लियर बच्चों। तो ये समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए बच्चों, अब ये बच्चों देखिए, ये भी इसकी भी लिमिटेशंस है बच्चों। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये है कि अगर आप सोचोगे, लिमिटेशन
लिमिटेशंस ये है बच्चों इसमें कि अगर आप ये सोचते होगे कि ये भी आपका आइसोटोपिक्स पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो आइसोटोप्स पे, ठीक है, आइसोटोप्स जो होते हैं बच्चों उन पे ये अप्लाई होने वाला नहीं है बच्चों। क्लियर है? अभी मैंने कहा ना कि आइसोटोप मतलब सिंपली मास रेशियो चेंज, आप सोचो कि H2O और D2O सेम हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा सेम बच्चों, ठीक है। या आप ये सोचते होगे ये जो लॉ है ये कहाँ वैलिड हो पाएगा उसके लिए, जैसे H2O कहा आपने, ठीक है, और कहा आपने D2O2, कहाँ पॉसिबल है बताइए? मास नहीं चेंज हो जाएगा इसका, जो सेकेंड एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, क्या हो जाएगा, मास इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्लियर है हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चों ये जो लॉ है बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा ये लॉ कहता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ये परेशान करेगा। ये लॉ ये कहता है बच्चों, आसान बहुत है बच्चों, ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट कुछ है इसमें, नहीं बच्चों। ये लॉ में अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा इसको, ठीक है, बट आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, एक सिंपल वे में समझाता हूँ मैं आपको। कहता है ये लॉ ये कि जब दो तत्व जिस मान ली A और B हैं अलग अलग किसी तीसरे तत्व C की एक निश्चित मात्रा या समान मात्रा के साथ संयोग करते हैं, ठीक है, ये दो तत्व A और B हैं, ये अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ C के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, तो एक कंपाउंड बन रहा है AC और एक कंपाउंड बन रहा है BC। क्लियर बच्चों? सुना रहा है? तो कह रहा है कि उनमें भी वैसा ही रेशियो होगा, ठीक है, वैसा ही सरल गुणोत्तर अनुपात होगा, ठीक है, जब वे परस्पर एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं। तो कह रहा है कि जैसा मास रेशियो B का C के साथ था, A का C के साथ था, तो इसमें देखिए C का चूँकि कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है, समान मात्रा है, तो यहाँ से अब निकालोगे कि C जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मास रेशियो क्या आएगा? मास रेशियो आएगा बच्चों A/B। सुना रहा बच्चों? और जब ये A और B आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो इनका जो मास रेशियो है, ठीक है बच्चों, ये मास रेशियो भी क्या है बच्चों? ये आपका है A/B। ये एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में अगर नहीं आता है बच्चों, तो एक हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्लियर है ना? चलिए, जैसे मान लीजिए बच्चों दो एलिमेंट हैं, एक आपका है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक बच्चों है सल्फर, ठीक है, और ये कंबाइंड होते हैं बच्चों कार्बन से। क्लियर है ना? दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये जब ये इससे कंबाइंड होगा बच्चों तो क्या बनेगा? CH4। सिंपलेस्ट अब मान लेते हैं CH4, बनेगा तो और भी बन सकता है, बट हमने माना CH4 सिंपलेस्ट, ठीक है। और जब ये इससे कंबाइंड होगा बच्चों, ठीक है, तो बनेगा CH2। क्लियर बच्चों? आप याद रखिएगा दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन में कार्बन का जो मास है, कार्बन का मास वो बच्चों देखिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसके भी निश्चित मास से कंबाइंड हो रहा है कार्बन और इसके भी निश्चित मास से, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। और जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा H2S बनेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जब ये इससे कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, और ये जब इससे कंबाइंड हो रहा है तो जिस तरह का मास रेशियो, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है, वैसा ही मास रेशियो इनमें उसी के जैसा या उसी के जैसा मतलब उसी का सिंपल मल्टीपल, ठीक है, उसी का मल्टीपल या उसी के जैसा आपका रेशियो इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ फर्स्ट, ये ले लेता हूँ सेकेंड, और ये ले लेता हूँ बच्चों मैं थर्ड, ठीक है ना। तो मैं बच्चों आपको समझाता हूँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं इसको, कि केस फर्स्ट में देखते हैं बच्चों हम लोग, केस फर्स्ट में कि व्हेन कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन विथ कार्बन, यानी जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइंड होता है बच्चों तो फॉर्मेशन होता है CH4 का। क्या फॉर्मेशन होता है? CH4 का। तो मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, दैट इज 12:4। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं दे रहा हूँ बच्चों ये कि केस 2, जब आपका
कार्बन और सल्फर कंबाइंड हो रहा है बच्चों, तो बन रहा है क्या बच्चों, ये रिएक्शन नहीं है, बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, CS2, ठीक है। देन मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज इक्वल टू, देखिए कार्बन तो भी इसमें 12 है और सल्फर 2 सल्फर है बच्चों ना CS2 में, तो 32 ना क्या हो जाएगा बच्चों 64, 64, ठीक है बच्चों। ये हो गया केस सेकेंड, क्लियर बच्चों। अब देखिए दोनों केस में कार्बन का जो है कांस्टेंट अमाउंट कंबाइंड हो रहा है इससे, ठीक है। तुम कह सकते हैं फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड रिलेशन सेकेंड द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर आर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज, देखिए क्योंकि दोनों का जो मास इसमें है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो कार्बन कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो मास रेशियो जो यहाँ से आएगा बच्चों दैट इज द 4:64, यानी कह सकते हो 1:1, और ये हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है ना, 1:16, क्लियर बच्चों। ये हम मान ले रहे हैं, इसको थर्ड मान ले रहे हैं, क्लियर बच्चों। बच्चों ये रिलेशन से मिल रहा है, देखिए रिलेशन से जो हम फाइंड कर रहे हैं कि जब ये इससे कंबाइंड हुआ, ठीक है, तो उस केस में ये मास रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन का, ठीक है। जब ये इससे कंबाइंड हुआ तो जो रेशियो है कार्बन और सल्फर का वो है 12:64, ठीक है। तो इन दोनों में जो कि कार्बन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि हाइड्रोजन और जो सल्फर उसका क्या रेशियो है, तो ये आ रहा है 4:64, ठीक है, 4:64, या सिंप्लीफाई करोगे तो 1:16, क्लियर है। अगर हम लोग यही काम करते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड फॉर्म में देख लें कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ सल्फर, ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइंड होगा बच्चों तो क्या बन रहा है बच्चों, H2S बन रहा है, ठीक है। तो मास रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, तो मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर दैट विल बी 2:32, क्लियर बच्चों, यानी 1:16, क्लियर बच्चों। आप देखिए ये जो रिलेशन मिला है 4 हमको बच्चों, रिलेशन 4 और रिलेशन थर्ड में देखिए ये वहाँ से आया, रिलेशन से आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ देखिए क्या आ रहा है 1:16, तो यहाँ देखिए बिल्कुल उसी के जैसा हम लोग को मिल रहा है ना, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, क्लियर है बच्चों। फिर से सुनिए, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, ठीक है, तो उनमें वैसा ही अगर ये जो अलग अलग एलिमेंट थे जो कंपाउंड सी से जो आपका एलिमेंट सी से कंबाइंड हो रहे थे, उनमें भी वैसा ही रेशियो या उसी के जैसा ही, उसी के सिंपल मल्टीपल जैसा रेशियो ही देखने को मिलेगा जब ये आपस में कंबाइंड होंगे, क्लियर है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, क्लियर बच्चों। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल और ही मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको इस लॉ को समझ सकते हो आप लोग, क्लियर है बच्चों। जिसमें एक और एग्जाम्पल एक समझाता हूँ, जब बच्चों ये आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो देखिए ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तीसरा एलिमेंट कार्बन इससे कंबाइंड हो रहा है, तो जब इससे कंबाइंड होगा तो बनेगा CS2, ये इससे कंबाइंड होगा तो बनेगा CO2। अब देखिए बच्चों दोनों में जो कार्बन का अमाउंट है फिक्स है, ठीक है, देखिए 12:64, 12:2 आपका हो जाएगा 32, क्लियर बच्चों। तो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, इनके डिफरेंट मास जो है रहे हैं, तीसरे एलिमेंट के जो है उसके कांस्टेंट मास से कंबाइंड हो रहा है, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब ये जो आपस में जो कंबाइंड होंगे सल्फर ऑक्सीजन तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर बच्चों। तो इसमें जो रेशियो मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए मिलेगा 32:32, दैट इज सिंपली कह सकते हो 1:1। तो हम लोग को देखना है कि क्या जब ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, ये आपस में इससे कंबाइंड हो रहे थे, ठीक है, तो क्या इसके जैसा रेशियो इसमें मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट, जब मान लीजिए ये केस फर्स्ट मान लिए, इसको केस सेकेंड मान लिए, हम उसको थर्ड मान के चलेंगे, वैसे तो प्रूव हो जाएगा वो। जब
कार्बन और सल्फर कंबाइंड हो रहा है, जब सल्फर और कार्बन कंबाइंड होंगे तो बन रहा है CH2, ठीक है। तो बच्चों मास रेशियो क्या हो जाएगा, मास रेशियो हो जाएगा बच्चों, देखिए 12:64, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा रिलेशन फर्स्ट, ठीक है। केस 2 बच्चों, केस 2 में कार्बन कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो बच्चों बन रहा है CO2, क्लियर बच्चों। मास रेशियो क्या हो जाएगा, मास रेशियो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 12:32, समझ में आ रहा है आपका, ये केस सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या देखना है इसमें, बच्चों हम लोग ये देखना है कि इसमें देखिए एक तत्व का निश्चित अमाउंट दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न अमाउंट से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन सिंस द फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन इज combined with sulfur and oxygen, then mass ratio of sulfur and oxygen from relation फर्स्ट एंड रिलेशन सेकेंड क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, फर्स्ट एंड सेकेंड से 64:32, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2:1, क्लियर है बच्चों। ये इक्वेशन मान लीजिए इसको, इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर, तो क्या मिलेगा बच्चों, तब बन रहा है हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, क्लियर बच्चों। तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है बच्चों, तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, मास रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज क्या हो जाएगा 32:32, ठीक है, दैट इज 1:1, क्लियर है। तो आप देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है, क्या मिल रहा है, दीज आर द सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, क्लियर बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का रिलेशन हम लोग को यहाँ से मिल रहा है उसी तरह का रिलेशन हम लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। जिस तरह का रिलेशन आप यहाँ देख रहे हो, इनमें जब इससे हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो उसी का सिंपल रेशियो हम लोग को यहाँ से भी देखने को मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, क्लियर है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट हम लोग देखते हैं बच्चों ये गैलुसॉक्स लॉ क्या कहता है। बच्चों गैलुसॉक्स लॉ ये कहता है, ठीक है, इन सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर की सिमिलर कंडीशन है, क्लियर है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो गैसें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना, और उसके दौरान जो प्रोडक्ट में जो गैसें बनती हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है, ठीक है बच्चों। क्या कहता है, इन सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर when two or more gases are reacted with each other and form the product, ठीक है, then the ratio of reactant and products are the simple ratio, क्लियर है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है आपकी, जब ये आपस में कंबाइंड होंगे बच्चों तो बनेगा क्या, HCl गैस, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका कितना बनेगा बच्चों 2 वॉल्यूम ना, ठीक है, तो 1:1:2, क्लियर है ना, समझ आया। तो यही आपका क्या है, गैलुसॉक्स लॉ है, क्लियर बच्चों, दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट लॉ, बहुत आसान लॉ है ये। ऐसे ही मान लीजिए आपका जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, तो बन रही है अमोनिया, ठीक है, तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा
द वॉल्यूम रेशियो इज रिएक्टेंट, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रेशियो विल बी 1:3:2. दे आर द सिंपल रेशियो. क्लियर है बच्चों? तो बच्चों बस इतना इसमें जानिए कि जो शुरुआत के जो 4 लॉ होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 लॉज आर द मास रिलेटेड, ये मास रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और जो 5th लॉ होता है बच्चों दैट इज़ द वॉल्यूम रिलेटेड, ये वॉल्यूम से रिलेट करता है बच्चों. क्लियर है ना? तो आज का ये लेक्चर पूरा होता है.